फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर कोलिनर्जिक सिस्टम के बारे में। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर है वो होता है एसिटाइल कोलिन। सो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे कि किस तरीके से कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स के अंदर एसिटाइल कोलिन बनेगा, बनने के बाद स्टोर होगा और किस तरीके से उसका रिलीज़ होगा और अपने रिसेप्टर के साथ वो बाइंड करके डिफरेंट डिफरेंट अपने एक्शंस देगा। सपोज मान लेते हैं कि ये हमारा जो है कोलिनर्जिक न्यूरॉन है। कोलिनर्जिक न्यूरॉन के अंदर एसिटाइल कोएंजाइम ए और कोलिन के प्रेजेंस में हमारा एसिटाइल कोलिन बनने के बाद कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स के अंदर ही ये वेसिकल्स में स्टोर हो गया। अब जब इस न्यूरॉन को सिग्नल मिलेगा तो ये जो वेसिकल्स हैं इसका ब्रेक डाउन होगा, जिसकी वजह से इसके अंदर स्टोर्ड एसिटाइल कोलिन साइनेप्स पे रिलीज़ हो जाएंगे। अब जैसे ही एसिटाइल कोलिन का रिलीज़ होगा वो अपने रिसेप्टर यानी मस्कैरिनिक और निकोटिनिक, उसके दो रिसेप्टर होते हैं, उन दो रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करके अपना एक्शंस देगा। अब जो मस्कैरिनिक रिसेप्टर हैं इसके 5 सब टाइप्स होते हैं, जो कि M1, M2, M3, M4 और M5। और जो निकोटिनिक रिसेप्टर है इसके 2 सब टाइप्स हैं, जैसे कि N1 और N2। तो एसिटाइल कोलिन आएगा अपने रिसेप्टर पे, इनमें से किसी भी सब टाइप पे बाइंड करके अपना एक्शन देगा। इसके अलावा साइनेप्स पे एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं कोलिन एस्ट्रेस। ये एंजाइम एसिटाइल कोलिन का ब्रेक डाउन कर देगा, यानी एसिटाइल कोलिन को मेटाबोलाइज कर देगा एसीटेट और कोलिन में, और इसी कोलिन का वापस से रीअपटेक हो जाएगा और वो कोलिन एसिटाइल कोएंजाइम ए के साथ मिलकर दोबारा से एसिटाइल कोलिन बनाएगा। तो ये साइकिल चलता रहता है। इसके अलावा अगर किसी तरीके से, किसी वजह से एसिटाइल कोलिन का रिलीज़ बढ़ गया और उसका जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा हो गया हमारे साइनेप्स पे, तो ये एसिटाइल कोलिन एक रिसेप्टर होता है कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स पे, जहाँ पे एसिटाइल कोलिन बन रहा है वो रिसेप्टर है M2 रिसेप्टर, और इस रिसेप्टर को हम लोग कहते हैं ऑटो रिसेप्टर। तो ये एसिटाइल कोलिन बाइंड होगा ऑटो रिसेप्टर पे, उसको एक्टिवेट करेगा और फर्दर एसिटाइल कोलिन के रिलीज़ को कम कर देगा या फिर डिक्रीज़ कर देगा। तो इसकी वजह से फर्दर एसिटाइल कोलिन का रिलीज़ नहीं होगा और बॉडी में होम्योस्टेसिस मेंटेन होगा। तो ये तो रही बात कि किस तरीके से कोलिन और एसिटाइल कोएंजाइम ए की प्रेजेंस में एसिटाइल कोलिन बनने के बाद स्टोर हुआ, और जब उसको इम्पल्स आया तो वो एसिटाइल कोलिन का वेसिकल से रिलीज हो गया साइनेप्स पे, और वो एसिटाइल कोलिन फिर अपने रिसेप्टर पे बाइंड करके किस तरीके जो है एक्शन देगा। और इसके अलावा साइनेप्स पे कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम इस एसिटाइल कोलिन का ब्रेक डाउन कर देगा एसीटेट और कोलिन में, और कोलिन का रीअपटेक हो जाएगा, और ये एसिटाइल कोलिन किस तरीके से ऑटो रिसेप्टर के साथ बाइंड करके फर्दर एसिटाइल कोलिन के रिलीज को इनहिबिट कर देगा। अब हम देखेंगे कि जो मस्कैरिनिक और निकोटिनिक रिसेप्टर हैं इसके डिफरेंट सब टाइप्स ये कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है, और एसिटाइल कोलिन इस पे बाइंड होके किस तरीके से अपना एक्शन शो करता है। तो बात करते हैं मस्कैरिनिक रिसेप्टर के सबसे पहले सब टाइप M1 के बारे में। तो ये M1 रिसेप्टर नॉर्मली हमारे स्टमक और ब्रेन में प्रेजेंट होगा, और ये क्या करता है, स्टमक में HCl के रिलीज़ को बढ़ा देता है और साथ में हिस्टामिन के रिलीज़ को भी बढ़ा देगा। अगर एसिटाइल कोलिन आया M1 से बाइंड किया तो वो हमारे जो स्टमक में एसिड के रिलीज़ को बढ़ा देगा, और इसके अलावा हिस्टामिन के रिलीज़ को भी बढ़ा देगा। साथ साथ में ये ब्रेन में भी प्रेजेंट होता है, और एसिटाइल कोलिन जो हमारी मेमोरी या फिर कोग्निशन इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और अगर एसिटाइल कोलिन की कमी हो गई तो इसकी वजह से हमें मेमोरी रिलेटेड दिक्कतें भी हो सकती हैं। दूसरा रिसेप्टर है मस्कैरिनिक का, जो दूसरा सब टाइप है वो हमारा प्रेजेंट होता है हमारा हार्ट पे। तो हार्ट पे ये क्या करता है कि जो हमारा हार्ट रेट है उसको कम कर देगा, यानी ब्रेडिकार्डिया कॉज कर देगा। और इसके अलावा जो तीसरा सब टाइप है वो हमारे नॉर्मली ग्लैंड्स में प्रेजेंट होगा। तो ये ग्लैंड में जैसे हमारी लेक्राइमल ग्लैंड होती है, स्वेटिंग ग्लैंड होती है, या फिर स्लाइवरी ग्लैंड होती है, इन तीनों ग्लैंड्स में और इसके अलावा भी जितने भी ग्लैंड्स होते हैं ये क्या करता है, उनके सिक्रेशन को बढ़ा देगा, जैसे लैक्रीमेशन बढ़ा देगा, स्वेटिंग बढ़ा देगा और सैलिवेशन भी बढ़ा देगा।
इसके अलावा जो M3 रिसेप्टर होता है ये हमारे स्मूथ मसल्स में भी प्रेजेंट होता है, और एसिटाइल कोलिन आएगा M3 रिसेप्टर के साथ बाइंड करके, ये क्या कर देगा, स्मूथ मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर देगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। अब जैसे स्मूथ मसल्स में आप ले लीजिए यूटेरस, तो ये आएगा यूटेरस को कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और यूटेरस को कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद क्या कर देगा, यूरिनेशन कॉज कर सकता है। इसके अलावा डायरिया भी कॉज कर सकता है। इसके अलावा जो हमारी आईज़ होती हैं, आईज़ में जो सर्कुलर मसल्स होती है ये उनको भी कॉन्ट्रैक्ट करके क्या कर देगा, मायोसिस कॉज कर देता है। इसके अलावा जो M3 रिसेप्टर होता है ये हमारे ब्लड वेसल्स में भी प्रेजेंट होगा, और एसिटाइल कोलिन आएगा M3 रिसेप्टर के साथ बाइंड करके जो ब्लड वेसल्स है उनको डायलेट कर देगा। अगर ब्लड वेसल्स फैल गई या फिर डायलेट हो गई तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, जो ब्लड प्रेशर है वो डाउन हो जाएगा। तो ये नॉर्मली M1, M3, M2 और M3 रिसेप्टर के फंक्शन है। इसके अलावा M4 और M5 रिसेप्टर में ये नॉर्मली ये रिसेप्टर्स हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। और इसके अलावा बात करें निकोटिनिक रिसेप्टर की, तो निकोटिनिक के N1 और N2 दो रिसेप्टर होते हैं। जो N1 रिसेप्टर होता है ये हमारे स्केलेटल मसल में प्रेजेंट होता है, और एसिटाइल कोलिन आएगा N1 रिसेप्टर के साथ बाइंड करके, वो क्या करता है, स्केलेटल मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर देता है। इसके अलावा जो N2 रिसेप्टर होता है वो हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होता है। एसिटाइल कोलिन बढ़ने का क्या रीज़न हो सकता है। एक स्पाइडर होता है, मकड़ी, उसका नाम है ब्लैक विडो स्पाइडर। अगर वो ब्लैक विडो स्पाइडर हमें बाइट कर ले और उसका पॉइजन हमारे बॉडी में चले जाए, तो उसकी वजह से क्या होता है कि ये जो यहाँ एसिटाइल कोलिन का बर्स्ट रिलीज होने लगेगा, जो वेसिकल से साइनेप्स पे एसिटाइल कोलिन एकदम बहुत तेज रिलीज करेगा। तो ज़्यादा एसिटाइल कोलिन रिलीज़ करेगा तो अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड करके वो जो है एक्शन देगा। तो उससे क्या क्या एक्शन हो सकते हैं, एसिड का रिलीज़ बढ़ जाएगा, हिस्टामिन का रिलीज़ बढ़ जाएगा, हार्ट रेट हमारा स्लो होने लगेगा, ग्लैंड्स में सिक्रेशन बढ़ जाएगा, आंसू आने लगेंगे, स्वेटिंग होने लगेगी, सलाइवा बहने लगेगा बहुत ज़्यादा। इसके अलावा जो हमारे जो यूरिनेशन होने लगेगी, डायरिया हो सकता है, और हमारे आंखों में मायोसिस हो जाएगा। इसके अलावा हमारा बीपी डाउन हो जाएगा, और उसके अलावा जो हमारे जो स्केलेटल मसल्स हैं वो बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, अकड़ जाएंगे मसल्स। तो ये सारी दिक्कतें हो सकती हैं अगर ब्लैक विडो स्पाइडर ने हमें काट दिया, एसिटाइल कोलिन का रिलीज़ हो गया, और इस रिसेप्टर पे, इस ऑर्गन पे काम करके जो भी काम कर रहा था बस वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। और अगर क्या हो, अगर एसिटाइल कोलिन का रिलीज़ कम हो, तो आपने बोटॉक्स का नाम तो सुना ही होगा। बोटॉक्स आजकल जो है ब्यूटी इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। बोटॉक्स जिसको हम कहते हैं बोटुलिनम टॉक्सिन, ये क्या करता है बोटुलिनम टॉक्सिन, ये वेसिकल से एसिटाइल कोलिन के रिलीज़ को कम कर देगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, एसिटाइल कोलिन का रिलीज़ कम होगा। हाँ कि एसिटाइल कोलिन एसिटाइल कोएंजाइम ए और कोलिन से बनता है, और कौन से एंजाइम के प्रेजेंस में, चैट एंजाइम, मतलब कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज, इस एंजाइम के प्रेजेंस में ये जो है एसिटाइल कोलिन बनता है। तो आप देख सकते हैं ये एसिटाइल कोएंजाइम ए का स्ट्रक्चर है, जिसमें कि C डबल बॉन्ड O CH3, ये हो गया एसिटाइल, ये ऑक्सी लग गया इसमें, और ये कोएंजाइम है। कोएंजाइम ए क्या होता है, नॉर्मली एसिटाइल ग्रुप डोनर होता है। और दूसरा है कोलिन। तो कोलिन में आप देखेंगे कि एक क्वेटरनरी अमीन है। क्वेटरनरी बोले तो इसके जो 3 H है, जो NH3 होता है, तो इसके जो 3 हाइड्रोजन है वो किसी कार्बन के साथ जो है कार्बन ग्रुप के साथ रिप्लेस हो गए हैं, और इसमें इसका जो चौथा जो लोन पेयर होता है उसकी जगह पर भी एक कोई कार्बन ग्रुप आ गया है। तो इसके पास अभी लोन पेयर नहीं है, इसलिए इसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया है। तो ये अपना क्या हो गया है, क्वेटरनरी अमीन, और इसके साथ इथाइल जुड़ा है, CH2 और OH। तो अब ये दोनों एसिटाइल कोएंजाइम है, और कोलिन, ये दोनों कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज चैट की प्रेजेंस में एसिटाइल कोलिन बनेगा। तो कैसे बनेगा, इस कोलिन का इतना पार्ट आप ले लीजिए, और एसिटाइल कोएंजाइम ए का एसिटाइल ऑक्सी वाला ग्रुप आप ले लीजिए। तो क्या हो जाएगा, ये वाला ग्रुप आप लगाइए तो क्वेटरनरी अमोनियम हो गया, और इथाइल ग्रुप लग गया
और इसके बाद ये इससे अटैच कर दीजिए, ऑक्सी ग्रुप लग गया और एसिटाइल ग्रुप लग गया। तो ये अपना बन गया एसिटाइल कोलिन। और इसका नेमिंग किस तरीके से होगी, ये नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ पहला कार्बन है, इसलिए इसको हम फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, तो 1 और 2। अब सेकंड पोजीशन पे हमारा ये ग्रुप लगा है और इस ग्रुप को हम क्या कहते हैं, C++O CH3, मतलब ये हो गया एसिटाइल ग्रुप और इसके साथ ऑक्सीजन लगा है इसलिए एसिटाइल ऑक्सी। और ये कौन सी पोजीशन पे लगा है, सेकंड है, तो इसलिए बन गया 2 एसिटाइल ऑक्सी। ये ग्रुप खत्म। अब इस ग्रुप को इंट्रोड्यूस कर देते हैं, तो इसमें 3 मिथाइल ग्रुप लगे हैं, इसलिए NNN ट्राई मिथाइल। ठीक है। और इसके अलावा अब ये दोनों क्या हैं, 2 कार्बन मतलब इथेन, 3 होते तो, 1 होता तो मीथेन, 2 हो गए तो इथेन। ठीक है। और 3 होते तो प्रोपेन, तो 2 हैं तो क्या होगा, इथेन। और ये क्या है, अमीन, और इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज लगा है इसलिए नियम लग गया, ईएम लग गया। ठीक है। तो इसका नाम हो गया इथेन अमीनियम, इथेन अमीनियम। ठीक है। तो ये टोटल क्या बन गया, 2 एसिटाइल ऑक्सी NNN ट्राई मिथाइल इथेन अमीनियम, इथेनामियम।